हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज जो हमने फ्रेम किए हैं 19 जुलाई और 20 जुलाई के करंट अफेयर से। दोस्तों, आप हमारे पेंटर कोर्सेज खरीद सकते हैं यूपीएससी के लिए, जिसमें हमने यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस के 4 पेपर GS1, GS2, GS3, GS4 सबको हमने कवर किया है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, या फिर आप हमारे वेबसाइट studyIQ.com पर जा सकते हैं और इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं पहला सवाल। दोस्तों, द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, बिट्स एंड पीसेज ऑफ ट्रेड विथ इजराइल। इसमें बात की गई थी इंडिया और इजराइल के बीच में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है, BIT होती है, उसके बारे में। उन्होंने ये कहा था कि जो ट्रीटी थी वो पहले थी मगर अभी ये नहीं है, इसको इंडिया ने नल एंड वॉइड करा दे दिया है। तो वो कह रहे थे कि हमें एक नई ट्रीटी साइन करनी चाहिए इजराइल के साथ, ताकि वहाँ से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो आ सके। तो इसी आर्टिकल में एक टर्म यूज़ हुआ, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2017। तो दोस्तों हमारा सवाल ये है कि ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, जो कि एक एनुअल रिपोर्ट है, इसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, WTO, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, इसको पब्लिश करता है UNCTD। ठीक है, कौन सा? यह है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको पब्लिश करता है। मेरा आंसर है सी। दोस्तों अब आपको बताते हैं इसके बारे में, इसमें आखिर होता क्या है। इसमें दोस्तों होती है कि किसी कंट्री में कितनी FDI आ रही है, उसके साथ इश्यूज़ क्या है, वहाँ पर FDI क्यों नहीं आ रही। वहाँ पर इस रिपोर्ट में बहुत से बताया गया है कि इंडिया में FDI इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कुछ टैक्स रिलेटेड कंसर्न्स हैं। मतलब कि हमारे यहाँ टैक्स जो होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, कभी हम लोग कम करते हैं, कभी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसको हमने कम किया था। प्लस हमारे दोस्तों जो हमारी जो पॉलिसी होती है वो कई समय अनस्टेबल होती है, सरकारें बदलती हैं, उनकी पॉलिसी बदल जाती हैं। अभी हमारी सरकार BJP की है तो ये जो है वो FDI की लिमिट बढ़ा रही है, मगर कभी सरकार कांग्रेस की आएगी या फिर किसी और दल की आएगी तो क्या होगा, उनकी पॉलिसी अलग होगी, जो टैक्स रेट होगा वो चेंज कर सकता है। तो इसी कारण से हमारे यहाँ FDI में थोड़ी सी कमी आ रही थी। अभी हमारे यहाँ जो FDI इनफ्लो है वो $44 बिलियन पर आकर के रुका हुआ है, ये अभी स्टैग्नेट हो गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने फ्रेम किया टर्की पर, क्योंकि एक आर्टिकल आया है, एक जो एडिटोरियल है वो आया द हिंदू में। उसने ये कहा है कि जो टर्की के भी राष्ट्रपति हैं वो अपना जो ग्रिप है वो टाइट कर रहे हैं, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर। तो सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्की। टर्की इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री इन यूरेशिया। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है एशिया का और ये पार्ट है यूरोप का। तो ये जो कंट्री है वो कहाँ है? ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ये दो जो कॉन्टिनेंट है उसके बीच में बसा हुआ है। मेरा आंसर है पहला सही है। टर्की इज़ अ डेमोक्रेटिक तो है ही, सेकुलर भी है, यूनिटरी है और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है अभी। ठीक है दोस्तों, इसमें अभी बात यह कही जा रही है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो प्रेसिडेंट में जो पावर्स हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। इस पर उन्होंने अभी एक रेफरेंडम कराया था तो उस पर उन्हें सपोर्ट मिला है। तो देखिए बातें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से क्या सही है। दोस्तों हमारा पहला, दूसरा, तीसरा मतलब जो तीनों है वो सही है। मेरा आंसर है डी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइप्रस क्या है, ये किस जो वाटर बॉडी है उसमें है, आपको दे देगा ऑप्शन मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, रेड सी। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये है साइप्रस, जो कि मेडिटेरेनियन सी में बसा हुआ है। तो अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि जो टर्की है वो किन दो जो वाटर बॉडी उसके बीच में है, देखिए जो टर्की है उसके ऊपर है ब्लैक सी, टर्की के नीचे है मेडिटेरेनियन सी। तो आपको पता चल गया ना कौन कौन है, पहला है ब्लैक सी, दूसरा है मेडिटेरेनियन सी। दूसरा देखिए यहाँ पर यह है सी ऑफ मरमरा, ये भी इसके नज़दीक है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर है एगियन सी, यहाँ पर है सी ऑफ क्रीट, यहाँ है रोड्स। तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं, जब मैं आपको मैप दिखाऊं तो उसको देख लीजिए कीजिए आप। देखिए यहाँ पर सीरिया है। आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं यूपीएससी वाले कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो है वो इस मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं। देखिए यहाँ जो सीरिया है वो टच करता है, जो लेबनान है वो टच करता है, इजराइल तो टच करता ही करता है, जॉर्डन टच नहीं करता। ठीक है, जॉर्डन मेडिटेरेनियन को टच नहीं करता, जो इराक है वो नहीं करता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। टर्की इज़ बॉर्डर्ड बाय 6 कंट्रीज़, क्या बात सही है? दोस्तों टर्की का बॉर्डर 8 देशों से लगता है, 6 देशों से नहीं। देखिए यहाँ पर यह है ग्रीस, इससे लगती है इसकी बाउंड्री, यहाँ है बुल्गारिया, इससे लगती है इसकी बाउंड्री, यहाँ है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान से लगती है इसकी बाउंड्री छोटी सी,
ईरान से तो लगती ही है, इराक से लगती है और सीरिया से लगती है। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्री हो गए ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किसकी बाउंड्री नहीं लगती टर्की से, आपको दे देगा ऑप्शन रशिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रशिया की बाउंड्री इससे नहीं लगती। यहाँ है रशिया जिसकी बाउंड्री यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ये जो है टर्की को टच नहीं करता। अंकारा इसका मेन शहर है, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इस्तांबुल है। इस्तांबुल इसका राजधानी नहीं है दोस्तों, इस्तांबुल इसका एक बहुत ही जो एक बड़ा एक सेंटर है ट्रेड का। यहाँ देखिए रोमानिया है, रोमानिया की बाउंड्री भी नहीं लगती इससे, तो मेरा पहला जो गलत हो गया है ना। इसकी बाउंड्री लगती है ग्रीस और बुल्गारिया से नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ है जॉर्जिया से लगती है इसके नॉर्थ ईस्ट में। अर्मेनिया और अजरबैजान इससे भी बाउंड्री लगती है इसकी। ईरान और इराक से बाउंड्री लगती है इसकी और सीरिया से लगती ही है। अगला लाइन देखते हैं। द कंट्री इज इनसर्किल्ड बाय सी ऑन 3 साइड। देखिए दोस्तों, एक साइड ये हो गया, इधर है ब्लैक सी, एक साइड हो गया नीचे, यहाँ है मेडिटेरेनियन सी। इसी का एक पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसे वाटर बॉडी ही है ना। तो जो टर्की का जो 3 साइड है वो वाटर बॉडी से लगा हुआ है, ये सी से घुरा हुआ है अपने 3 साइड पर। कौन कौन सा? एगन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी। ये जो 3 सी हैं इसको घेरते हैं। मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है B2 ओनली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि देखिए जो मोसूल है, पूछेगा कि जो मोसूल है वो किस देश में है? सीरिया में है, ईरान में है, इराक में है या फिर टर्की में है? कहाँ है ये बताइए आप। मोसूल अभी हाल में ही ये न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ से जो ISIS के जो कैडर हैं उन्होंने यहाँ से उन्हें पीछे हट गए हैं। तो बताइए कि ये जो इलाका मोसूल है वो कहाँ है। यहाँ देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्की। अंकारा इज़ द कैपिटल, सही है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अंकारा इसका जो है राजधानी है, और इस्तांबुल जो है वो इस कंट्री का लार्जेस्ट सिटी है और इसका कल्चरल एंड कमर्शियल सेंटर है। मेरा पहला सही है, सेकंड सही है। कुर्द दोस्तों, कुर्द एक इथनिक कम्युनिटी है जो कि आपको मिलेगा कहाँ कहाँ? टर्की में मिलेगा, जो सीरिया है वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे अभी आगे एक। तो देखिए जो टर्की है वो जो कुर्द है वो टर्की का लार्जेस्ट इथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, जो उसका पॉपुलेशन का 20% है। मतलब टर्की में अगर 100 लोग हैं ना, तो 100 में से जो 20 है जो कुर्द हैं। मेरा थर्ड भी सही है। मेरा आंसर दोस्तों है D1, 2 एंड 3। अभी दोस्तों हम कवर कर लेते हैं कि इंडिया और जो टर्की है उसके बीच के जो बायलैटरल रिलेशन है वो कैसे हैं। क्योंकि अभी जो मोदी जी वो मिले थे टर्की के, जो वहाँ का जो राष्ट्रपति है टर्की के राष्ट्रपति, उनसे मिले थे। तो देखिए इंडिया का और टर्की का दोनों का जो बायलैटरल ट्रेड है वो कितने का है? 6.4 बिलियन का। और हमारा टारगेट यह है कि हम 2020 तक इसको $10 बिलियन तक ले जाएंगे। प्रेसिडेंट ने, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रुगदान, उन्होंने अभी हाल में ही मई में इंडिया आए थे। तो देखिए टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हाल में ही वहाँ पर एक रेफरेंडम कराया था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो मिले हैं, गिविंग राइज टू फियर्स अबाउट लैक ऑफ एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर अ डेमोक्रेटिक एक्शन कंट्री। वो चाहते ये हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर उस पोस्ट में काफ़ी सारे जो पावर हैं उसको डाल दिए जाएँ। अगला सवाल है दोस्तों कि ये जो कुर्द है, कुर्द आर एन एथनिक ग्रुप इन द साउथ ईस्ट एशिया। इस पर दोस्तों क्वेश्चन आता रहता है कि रोहिंग्या ये किधर हैं, जो कुर्द हैं वो कहाँ है। दोस्तों जो रोहिंग्या है वो म्यांमार में है और जो कुर्द है वो मिडिल ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है। मेरा पहला गलत हो गया। देखिए ये जो कुर्द है वो बसे हुए हैं कहाँ? ये बसे हुए मिडिल ईस्ट में। तो अगला सवाल है कि मोस्ट इनहिबिटिंग अ कंटिजियस एरिया स्पैनिंग द पार्ट्स ऑफ टर्की, ईरान, इराक और सीरिया। ये जो 4 देश हैं यहाँ बसे हुए हैं, ये कहाँ कहाँ? टर्की का ये क्या है? टर्की का ये लार्जेस्ट माइनॉरिटी इथनिक ग्रुप है। कितना? 20% पॉपुलेशन इसका कुर्द है। ईरान में तो है ही, इराक में भी है और सीरिया में भी है। मेरा सेकंड सही है दोस्तों। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है B2 ओनली। दोस्तों अभी अगर क्वेश्चन पूछे कि देखिए हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको मेंस का आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो इंडिया और जो टर्की है उसके बीच के जो संबंध है वो कैसे हैं। तो देखिए हमारा रुख ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करना है हमें बायलैटरली। फॉर एग्जांपल जो कश्मीर डिस्प्यूट है उसको हम रिजॉल्व करना है बायलैटरली, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान ही बस बात करेंगे उसमें, और कोई तीसरी पार्टी वहाँ पर नहीं आएगी। मगर जो दोस्तों जो टर्की है उसका रुख ये है कि वो हमारा जो मल्टीलैटरल डायलॉग है, मतलब कि एक से ज़्यादा कंट्री वहाँ पर हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो और
तीसरा मान लेते हैं कि यूएस हो या फिर टर्की हो या फिर कोई और जो कंट्री हो वो। तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीलेटरल डायलॉग। हम लोग, भारत जो है वो ये नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि वहाँ पर डायलॉग जो है वो बायलैटरल हो, जो देश के बीच में इशू है बस उसी के बीच में बातें हों। तो इस तरह जो टर्की का जो स्टैंड है वो इंडिया के खिलाफ है, क्योंकि ये कश्मीर की जो समस्या है उसको वो मल्टीलेटरली हैंडल करना चाहता है। भारत चाहता है कि ये बायलैटरली हैंडल हो। एक बात और दोस्तों, और ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इसका रुख ये है कि इन्होंने कश्मीर को इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है उसने ऑक्युपाई कर रखा है ना। तो जो टर्की है वो इस बात को सपोर्ट करता है, वो कहता है कि जी हाँ, इंडिया ने इसको ऑक्युपाई कर रखा है, इसको तो खाली करना चाहिए। तो यही सब बातें हैं जो हमारे बीच में थोड़ी सी डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एक और बात दोस्तों ये है कि जो टर्की है ये इंडिया का जो सपोर्ट है वो करता है, हमारा एनर्जी में सपोर्ट करता है, मगर वो ये भी चाहता है कि अगर इंडिया जाए तो पाकिस्तान भी साथ जाए। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो बात है वो चाइना से थोड़ी सी मिलती जुलती है, क्योंकि चाइना ये कहता है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए एनर्जी में, जो कि हम लोग ये नहीं चाहते। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है न्यूक्लियर के फील्ड में। आगे देखते हैं, टर्की सपोर्ट्स इंडियाज बिड फॉर परमानेंट सीट इन यूएनएससी। हमारा जो यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमारा जो बिड है उसको सपोर्ट करता है। मगर बात यह है दोस्तों कि टर्की एक ग्रुप है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, उसका भी पार्ट है। ध्यान दीजिए, ये एक दोगली नीति है जिसमें यह कहा जाता है कि एक तरफ जो टर्की है वो सपोर्ट करता है इंडिया को, दूसरी बात यह कहता है कि जो लोग हैं मतलब जो टर्की है, देखिए यहाँ टर्की, यहाँ है इंडिया, जो टर्की है वो ये भी सपोर्ट करता है कि हमारा जो यूएनएससी है इसका एक्सपेंशन ही ना हो। अब सोचिए कि जब एक्सपेंशन ही नहीं होगा तो हम लोग उसमें जाएंगे कैसे, है ना। तो इस तरह ये जो है, ये जो टर्की है उसकी थोड़ी सी अलग नीति है। हमें करना क्या है जो दोस्तों, जो टर्की और जो इंडिया उसके बीच के जो रिश्ते हैं उसको कैसे सही किया जाए। टर्की को चाहिए मार्केट, हमारे पास जनसंख्या है, हमारे पास पॉपुलेशन है, प्लस एक बात और ये है कि जो टर्की है उसका जो वेलकम नहीं किया जा रहा है यूरोप में, क्योंकि वहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा जो धर्म की बातें वो होती रहती हैं अभी फ़िलहाल में ही, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वहाँ के उन्होंने रिलीजन को हाथ में लेकर के उसका साथ लेकर के उन्होंने अपने पावर बढ़ाए हैं। तो ये सब बातें हैं वहाँ पर। हमारा जो वहाँ पर रिलेशन है वो सही हो सकता है, ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज में बढ़ाना चाहिए, प्लस जो रिन्यूएबल एनर्जी है, कंस्ट्रक्शन है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब फील्ड में हमारा जो कोऑपरेशन है वो बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर दी गई है आपको 2 लाइन्स। पहला पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडियाज ग्रॉस स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स जीडीपी इज लेसर दैन डैट ऑफ चाइना एंड ब्राज़ील। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग, भारत जो कंट्री है उसकी जो गवर्नमेंट है, हम लोग R&D पर काफ़ी कम खर्च करते हैं। बाकी जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया अपने जीडीपी का केवल 0.63% ही खर्चा करता है। समझ रहे हैं, मतलब कि अगर इंडिया का जीडीपी है 100 रुपया तो उसका केवल 63 पैसा ही खर्चा करता है वो R&D पर। मगर जो चाइना है वो 1.5 रुपया खर्चा करता है, जो ब्राज़ील है वो 1 रुपया 10 पैसा खर्चा करता है। समझ रहे हैं, तो ये सारे जो कंट्री हैं वो हमसे ज़्यादा खर्चा करती हैं R&D पर, इसलिए उनका जो जीडीपी है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर हम ऐसा करना है तो कम से कम कॉपी तो करना ही पड़ेगा उन्हें। मतलब हमें करना ये है दोस्तों कि हम लोग बेस्ट करने के चक्कर में जो बेटर है हम लोग वो भी नहीं कर पाते। हम लोग चाहते हैं कि हम अच्छा करें, हमें R&D पर सपोर्ट करना चाहिए, हमें R&D में थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए मेरा पहला सही है, इन इंडिया द गवर्नमेंट अकाउंट्स फॉर द मेजोरिटी शेयर ऑफ ओवरऑल स्पेंडिंग इन द रिसर्च। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो R&D पर काफ़ी कम खर्चा करता है। क्यों? क्योंकि वो जुगाड़ में लगे रहते हैं, वो अपना जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम करने के लिए वो R&D पर काफ़ी कम खर्चा करते हैं। आपको मैं देता हूँ एग्जांपल, हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है दोस्तों, जहाँ दवाएं बनती है, हमारी जो मेडिसिन बनती है, वहाँ पर R&D काफ़ी कम है। हम लोग जो है वो जेनरिक दवाओं में चैंपियन है, मतलब कि हमें जो फार्मूला है वो पता होता है पहले से, मतलब कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उनका फार्मूला हमें पता होता है, हम बस उसको रीमैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें R&D बढ़ाना है इस फील्ड में, ताकि हम दूसरों पर डिपेंड ना रहें। हम जेनरिक बनाने के साथ साथ ही हम लोग जो ओरिजिनल मेडिसिन हैं, जो नई मेडिसिन है, हम लोग उसको भी डेवलप करें, ताकि हमारा डिपेंडेंस चाइना पे और जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उस पर कम हो। मेरा सेकंड भी सही है। मेरा आंसर है दोस्तों सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको कौन पब्लिश करता है, WTO,
दोस्तों इसको WTO पब्लिश नहीं करता। आपको लगेगा कि यहाँ पर इनोवेशन है, ट्रेड की बातें होंगी, इसलिए शायद WTO पब्लिश करता होगा। ये बात गलत है, इसको WTO पब्लिश नहीं करता। इसको पब्लिश करता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेरा पहला गलत हो गया। इंडिया का जो स्पॉट है वो पहले 66 था, वो अब 60 पर आ गया है, मतलब कि ये 6 पायदान ऊपर चढ़ा है। मेरा सेकंड है जो सही है। मेरा आंसर दोस्तों 2 ओनली। अगला सवाल में आपसे ये कह रहा है कि जो स्विट्जरलैंड है उसका इस लिस्ट में पहला रैंक है। क्या यह बात सही है? जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड का यहाँ पर पहला रैंक है। इंडिया ने जो सेंट्रल है और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें टॉप स्पॉट बना रखा है, मतलब कि मतलब ये जो कंट्री हैं उनसे हम लोग आगे ही हैं। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड सही है। मगर बात यह है दोस्तों कि हम लोग जो रशिया है उससे हम पीछे हैं, चाइना है उससे हम पीछे हैं, साउथ अफ्रीका है उससे हम पीछे हैं, ब्राज़ील से हम लोग आगे हैं क्योंकि ब्राज़ील का रैंक है 69, हमारा रैंक है 60। तो अगर हमने यहाँ पर एक 5th लाइन हमने इंसर्ट की होती कि हम लोग सारे ब्रिक्स कंट्री से पीछे हैं, तो ये बात क्या होती? ये बात गलत होती। क्यों? क्योंकि BRICS ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पर हम लोग रशिया से पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं और साउथ अफ्रीका से भी पीछे हैं, मगर हम लोग जो ब्राज़ील है उससे हम आगे हैं। इसलिए हम लोग जब क्या कहते हैं कि हम लोग ब्रिक्स से पीछे हैं, इसका मतलब ये बात गलत होती है। हम लोग ब्रिक्स से पीछे नहीं हैं, हम लोग जो बाकी 3 कंट्री है हम उससे पीछे हैं। तो मेरा जो 4th है वो सही हो गया, मेरा 3rd तो सही है ही। देखिए बात यह है कि यहाँ पर आंसर है चारों। और एक बात और है कि अगर आपसे पूछे कि हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या है, हमारा पास जो मार्केट है वो बड़ा है, हमारे पास जो टैलेंट पूल है वो बड़ा है, हमारे पास जो इंजीनियर है वो काफ़ी सारे हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी सारे हैं, मगर हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमारा नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, जो टैक्स रिलेटेड कुछ इशू है, हमारा जो लेबर पॉलिसी है वो उतना अच्छा नहीं है, जो एजुकेशन है इस पर हम लोग काफ़ी खर्चा नहीं करते। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे इंडियन जो फील्ड है इसमें। अगला सवाल है दोस्तों कि जो सिटी लायबिलिटी इंडेक्स है इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दोस्तों ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का नया नाम है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है मिनिस्ट्री का नया वेबसाइट जहाँ पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दोस्तों इसका जो URL है वो सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, बस इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इंडेक्स है उसको लॉन्च करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ही लॉन्च करता है इसको। मेरा फर्स्ट सही है, बाकी B, C और D गलत है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इस इंडेक्स को हमने क्यों बनाया है? हम लोग दोस्तों इस इंडेक्स में देखते ये हैं कि जो शहर है वहाँ पर किस शहर में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी है। अगर आपकी लाइफ जैसे कि अगर वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी तो वो जो शहर है वो टॉप रैंक में आएगा, अगर अच्छी नहीं होगी तो वो नीचे रैंक में आएगा। ये करता क्या है कि जो 116 शहर हैं उसको मेज़र करता है 79 पैरामीटर पर, और उसका जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोस्तों उसको मेज़र करता है। तो वहाँ पर वो देखता है कि जो रोड्स हैं वो कैसे हैं, मोबिलिटी कैसी है, एजुकेशन के साधन कैसे हैं, हेल्थ केयर कैसा है, एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो कैसा है, जो इमरजेंसी के जो रिस्पॉन्स है वो कितना तेज़ है, अगर रिस्पॉन्स तेज़ है तो अच्छा है, अगर रिस्पॉन्स ढीला है जो हम लोग देखते हैं ये हैं कि हम लोग जो नंबर है वो 100 डायल करते हैं, मतलब कोई आता ही नहीं। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये सब चीज़ें हैं तो काफ़ी अच्छा है, वो शहर बढ़िया है, टॉप रैंक में आएगा। अगला सवाल हमने फ्रेम किया है कि द सिटी लायबिलिटी इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है उसको पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सही क्या दोस्तों? इसको नहीं फ्रेम करता होम अफेयर्स, इसको फ्रेम करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसका नया नाम है। मेरा पहला हो गया गलत। मैंने क्या किया, मैंने एलिमिनेट किया, मैंने काटा A, C और D। दोस्तों A, C और D को एलिमिनेट करने के बाद मैंने देखा, अच्छा सॉरी मैंने C नहीं, मतलब A, B और D तीनों को काटने के बाद मैंने देखा कि मेरा आंसर क्या बचा, मेरा आंसर बचा केवल C। मुझे सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। इट विल कवर सिटीज़ विथ पॉपुलेशन एबव 1 मिलियन, इसीलिए हम लोग केवल 116 शहर हैं उसको ही देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वो शहर जिसकी जनसंख्या 101 मिलियन से ऊपर है, मतलब कि 10 लाख से ऊपर है, हम लोग उसको देख रहे हैं बस। दिस इंडेक्स विल हेल्प सिटीज़ टू एनालाइज वेयर दे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर लाइफ अच्छी है तो बात सही है, वो टॉप रैंक पर होगा। मेरा थर्ड सही है, मेरा सेकंड भी सही था। इट विल हेल्प देम टू कम अप विथ जो इंटरवेंशन है, हमें कौन कौन सी चीज़ें सही करनी है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं उसको वो सही करेगा, वहाँ पर वो इंटरवेंशन करेगा। दोस्तों
जो GS2 में एक सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये फ्रेज वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इश्यूज़ आपको दी गई हैं वहाँ पर सरकार का जो पॉलिसी है वो क्या है। फॉर एग्जांपल उसके लिए कौन से स्कीम लॉन्च की गई हैं, उनके लिए कौन सी योजनाएं हैं, कौन से बिल पास किए गए हैं, कौन से एक्ट पास किए गए हैं। तो ये मतलब होता है इंटरवेंशन का। मेरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है, मेरा आंसर है सी। दोस्तों फिर एक न्यूज़ आई जिसमें कहा गया कि उसमें डिस्कस किया माइक्रोबिट्स के बारे में, जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं उसके बारे में। तो आखिर ये है क्या? माइक्रोबिट्स आर प्लास्टिक पीसेज और फाइबर मेजरिंग लेस देन 1 मीटर डायमीटर। ठीक है, 1 mm से कम का साइज होगा इसका। तो हम थोड़ा सवाल देख लेते हैं इस पर। सवाल कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रोप्लास्टिक्स, मतलब माइक्रोबिट्स। दे आर बायोडिग्रेडेबल। दोस्तों वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मेरा पहला गलत हो गया। मैंने क्या किया? मैंने काटा ए, बी और डी, मेरा फिर से आंसर आ गया सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऐसे। दे इंक्रीज वाटर पॉल्यूशन, जी हाँ बढ़ाते हैं वो वाटर पॉल्यूशन। दे हैव पोटेंशियल टू डिसरप्ट एक्वेटिक सिस्टम, नाले जाम कर देते हैं वो। मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर क्या दोस्तों? मेरा आंसर है 2 और 3। They flow through sewers to seas, ocean and add to the huge chunk of plastic soup in the environment. They increase water pollution. They have a potential to disrupt aquatic ecosystem. दोस्तों आपको पता होगा, अच्छा हमने जब इन्वायरमेंट का क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको इकोटोन के बारे में। वो होता क्या है? देखिए ये है नदियाँ, ये क्या है? ये फ्रेश वाटर को सिस्टम है। ये है मेरा समुद्र, ये क्या है? ये सलाइन वाटर को सिस्टम है। तो दोस्तों जहाँ पर फ्रेश वाटर और जहाँ पर सलाइन वाटर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उस जोन को हम लोग कहते हैं इकोटोन। देखिए जहाँ पर ये फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर ही नहीं, मतलब जहाँ पर भी दो अलग अलग इकोसिस्टम मिलेंगे उस ट्रांजिशन जो जोन होता है, जो जहाँ पर मिलने का जो जोन होता है उसको हम लोग कहते हैं इकोटोन। ठीक है, तो अगला देखिए, द कैरी carcinogenic chemical compound in the food chain due to their small size they pass through waste water treatment system, और वो जाकर के वहाँ पर पोल्यूशन करते हैं। अगला सवाल देखिए कि once the microplastic enter water bodies they accumulate as a carrier for other pollutants। जी हाँ दोस्तों ये बात सही है। they carry कार्सिनोजेनिक केमिकल कंपाउंड्स, जी हाँ दोस्तों वो वैसे कंपाउंड कैरी करते हैं जो कि कैंसर पैदा करते हैं हमारे शरीर में। मेरा सेकंड में सही है। मेरा आंसर दोस्तों सी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। हमने दोस्तों इसको डिस्कस क्यों किया? क्योंकि जो NGT है वहाँ पर हाल में ही एक पिटीशन फाइल हुई है टू बैन माइक्रोप्लास्टिक। तो आखिर ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ये माइक्रोप्लास्टिक कहाँ इस्तेमाल कहाँ होता है? कहीं इस्तेमाल होता होगा तभी तो उसको हम बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग पहले देखते हैं कि इस्तेमाल कहाँ होता है। दोस्तों जो माइक्रोप्लास्टिक है वो इस्तेमाल होता है हमारे कॉस्मेटिक्स में एज एक्सफोलिएटिंग एजेंट एंड इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपका जो टूथपेस्ट है, जो बायोमेटेरियल की चीज़ें हैं, जो हेल्थ साइंस की चीज़ें हैं, इन सब में इस्तेमाल होता है। कारण क्या होता है? वो राउंड होता है, उनका जो साइज होता है वो काफ़ी कम होता है। दे क्रिएट अ बॉल बेयरिंग इफेक्ट इन क्रीम, मतलब कि वो आपको सिल्की टेक्सचर देता है, आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा आपके गाल पर, आपके दांतों पर। देखिए यहाँ पर जो टूथपेस्ट है वहाँ पर इस्तेमाल होता है ये चीज़ें। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे पास थ्रू वेजिटेबल प्लांट। जहाँ दोस्तों बात सही, अभी आपको बताया था, मेरा पहला सही है। इट इज़ एन इंटरनेशनल कैंपेन डिमांडिंग बैन ऑन दीज माइक्रोप्लास्टिक माइक्रोबीड्स। जी हाँ दोस्तों इसका विरोध हो रहा है। अभी मैंने बताया कि जो NGT वहाँ पर एक जो पिटीशन में फाइल हुई थी। मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या है दोस्तों? मेरा आंसर है सी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। अगले कुछ क्वेश्चन दोस्तों हमने फ्रेम किए हैं ईरान पर, क्योंकि द हिंदू में आया है एक एडिटोरियल जिसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं US के, उनके मन में थोड़ी सी कुछ खुन्नस है ईरान के प्रति। वो जो ईरानियन न्यूक्लियर डील है उसके काफ़ी क्रिटिकल रहते हैं। वो ये कहते थे अपना चुनाव होने से पहले कि इसको हम लोग या तो ख़त्म कर देंगे या तो इसको हम फिर से उसको नेगोशिएट करेंगे। तो क्या संभव है? इसमें कौन कौन सी पार्टियाँ हैं? ये जो डील साइन हुई थी कौन कौन सी पार्टियाँ, इसको देखते हैं हम लोग। सवाल कह रहा है कि जो डील है, ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है, दिस डील अलाउज ईरान टू इंगेज इन न्यूक्लियर एक्टिविटी। ध्यान दीजिए दोस्तों कि वो ईरान को न्यूक्लियर एक्टिविटी में इंगेज करने से, उनको पार्टिसिपेट करने से पूरा बैन नहीं करता। बस वो ये कहता है कि आप आर्म्स के लिए, आप वेपन्स बनाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल आप पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे। आपको बिजली बनानी तो उसका इस्तेमाल करेंगे, जो कंस्ट्रक्टिव पर्पस है उसका लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। ये साफ लिखा गया है इस न्यूक्लियर डील में। मेरा पहला बात सही है। इट वॉज डन बिटवीन ईरान एंड P5+1।
पावरफुल 5+1, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में हुआ था। इसमें दोस्तों ये जो P5+1 है ये क्या है हम देखते हैं अभी आगे। तो मेरा सेकंड बात सही है। द डील इज सीन एज अ थ्रेट टू देमसेल्फ बाय सुन्नी नेशन। दोस्तों ये जो सऊदी अरेबिया है वो काफ़ी खिलाफ रहता है इस डील के। क्यों? क्योंकि इस डील के साइन होने से पहले जो ईरान उस पर लगे हुए थे सैंक्शन, जैसे ही ये डील साइन हुई इसके कारण जो ईरान है इस डील को उसने अप्लाई करना शुरू किया। तो जो यूएस है उसको अपने जो सैंक्शंस को हटाने पड़ गए। तो ये क्या है, ये जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट के खिलाफ है। ये इसको एक थ्रेट की तरह देखते हैं। वो देखते हैं कि जो ईरान है वो फिर से पावरफुल होगा, इनको चैलेंज करेगा। मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर है दोस्तों डी 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि जो अरब है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इंडिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। अगला सवाल हमने दिया है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ P5+1 नेशंस विथ रेफरेंस टू ईरान न्यूक्लियर डील। यूएस, यूके, इंडिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, जापान। दोस्तों यहाँ पर P5 क्या है? ये P5 है UNSC के मेंबर्स। इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना वो यूएस है, यूके है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है। कितने हो गए? 5 हो गए ना। रशिया ये हो गए 5, ये हो गया P5+1 मतलब क्या? प्लस जर्मनी। ठीक है, यहाँ पर इंडिया पार्ट नहीं था, जापान पार्ट नहीं था। तो मेरा थर्ड आंसर हो गया, मेरा 8 आंसर हो गया। मतलब क्या है दोस्तों? मेरा आंसर है बी 3 and 8 ओनली आर नॉट द पार्ट ऑफ P5+1 नेशंस। अगला सवाल कह रहा है कि जो ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है ये किससे संबंधित है? संबंधित है हमारे ईरान न्यूक्लियर डील से। इज वन दैट वाज रिच बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन कौन से कंट्री थे? रशिया, यूएस, जर्मनी, चाइना। दोस्तों ये सब तो पार्ट थे ना। इसमें तो जो यूएस था वो भी था, यूके भी था, रशिया तो था, जर्मनी भी था, चाइना भी था, चारों था इसमें। मेरा आंसर क्या दोस्तों? मेरा आंसर है डी ऑल आर करेक्ट। अगला सवाल है दोस्तों कि आपको बताया गया है कुछ लाइनें जो हमारा जो 0 आवर है पार्लियामेंट का उसके बारे में। 0 आवर इज नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। किसका रूल ऑफ प्रोसीजर? लोकसभा का रूल ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, ये बात सही है, इसको उसमें मेंशन नहीं किया गया है। मेरा पहला सही है। इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन। अगर आपने लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है पार्लियामेंट वाला अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किसके बारे में? क्वेश्चन आवर के बारे में, 0 आवर के बारे में, जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है उसके बारे में, जो हाफ एन आवर डिस्कशन होता है उसके बारे में, जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसके बारे में से पता होगा आपको। तो उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका पार्लियामेंट प्लस इमरजेंसी वाला चैप्टर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा आप। मेरा सेकंड सही है। इट हैज़ बिन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1962। बात सही है। विद दिस डिवाइस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस। ये अभिनियम था क्योंकि हाल में ही जो मुलायम सिंह यादव जी थे उन्होंने कहा था कि हमको चाइना से थोड़ा सा खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि वो अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऑल बातें सही है। मेरा आंसर है डी। इसको आपको फ्रेम कर सकते थे ऐसे, आपको कह देते कि इट इज़ नॉट मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर, इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन एंड इट हैज़ बिन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1962। ये सब जो बातें हैं वो किसके बारे में कही गई हैं आपसे ये पूछता है। 0 आवर, क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेंशन मोशन या फिर हाफ एन आवर डिस्कशन। तो इसका आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर होता 0 आवर। मेरा आंसर होता बी। जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है उसको हमारा जो रूल ऑफ प्रोसीजर है दोस्तों उसमें मेंशन किया गया है, अनलाइक द 0 आवर। 0 आवर को उसमें मेंशन नहीं किया गया है, बट लाइक द 0 आवर इट इज़ ऑल्सो एन इंडियन इनोवेशन। जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है ये भी एक इंडियन इनोवेशन है जो कि 1954 से प्रैक्टिस में है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो ज्वाइंट इंटरनेशनल टास्क फोर्स ऑन शेयर्ड इंटेलिजेंस एंड कोलेबोरेशन, ये जो टास्क फोर्स है वो किससे संबंधित है? टैक्स अवॉइडेंस, ड्रग ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, लोन वुल्फ अटैक। दोस्तों ये जो टास्क फोर्स से संबंधित है टैक्स अवॉइडेंस से। मेरा आंसर है ए। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है वो उसके बारे में कही गई हमने कुछ बातें। ये कहा गया है कि दिस मॉडल वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नहीं, होम अफेयर्स नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको रिलीज किया है। मेरा पहला हो गया गलत। मैंने क्या किया? मैंने एलिमिनेट किया 1, A, B और D। मेरा आंसर आ गया C। इतना आसान ऑप्शन आपको नहीं देगा, ठीक है, कभी कभी देते हैं यूपीएससी वाले मगर आपको हर समय नहीं देगा। ये जो मॉडल है इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो एक प्राइवेट पार्टी को स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर चुनेगी। वो जो स्ट्रेटजिक पार्टनर होगा वो एक
पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए वो एक्सपर्टाइज हासिल करेगा। मेरा सेकंड सही है। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि कई जगह आपको इस्तेमाल करेगा, ओनली, मस्ट, ये सब एक्सट्रीम वर्ड हैं, जहाँ पर ये होता है उसका गलत होने से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मगर यहाँ पर देखिए ये बात सही है, हमेशा गलत नहीं होता, इसलिए मैं आपको बताना चाहता था ये बात। अगला देखिए, टू बी एलिजिबल फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। जी हाँ दोस्तों, वो इंडियन कंपनी तो हो ही हो, प्लस उसमें मैक्सिमम एफडीआई जो है वो 49% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो गवर्नमेंट जो कंपनी है वो इंडियन आदमी के हाथ में हो, इंडियन आदमी जो इंडियन पार्टी है ना उसके कंट्रोल में हो। क्यों? क्योंकि अगर 49 से ज़्यादा बढ़ गया तो कंट्रोल है वो निकल के जो फॉरेन एंटिटी है उसके हाथ में चला जाएगा। मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर है दोस्तों C, 2 और 3। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें बताइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।